हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डायरेक्ट विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी अगस्टन एज को लेकर के, और अगस्टन एज में हमने आपसे बात की कि किस तरीके से यहां पर क्वीन मैरी के डेथ के बाद उनके हस्बैंड जो कि विलियम ऑरेंज थे वो रूल कर रहे थे। 1702 में उनकी भी डेथ हो जाती है और उसके बाद क्वीन मैरी की छोटी बहन क्वीन एन वहां की शासिका बनती हैं। 1702 से लेकर के 1707 तक वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर सेपरेटली रूल करती हैं। उसके बाद फिर आता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। उसके बाद वहां पर वो 1707 से लेकर के 1714 तक अब ज्वाइंटली रूल करती हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर। यही नहीं, अब क्या होता है कि इसके बाद क्वीन एन का भी कोई सक्सेसर नहीं था, यानी उनका भी कोई लीगल हियर नहीं था, और उनके कई सारे मिसकैरेजेस होते हैं और बाद में उनका जो लास्ट जो है बच्चा होता है उसकी भी इन्फेंसी में ही डेथ हो जाती है। और इसके बाद यहां पर जो सत्ता है यानी कि जो रूलिंग है वो ट्रांसफर हो जाती है कहां पर, फैमिली ऑफ सोफिया पे, जो कि जर्मनी के शासक थे। उनको बुलाया जाता है और वहां पर यह निर्धारित किया जाता है, क्राइटेरिया ये होता है कि वहां का जो शासक था जॉर्ज फर्स्ट वो एक प्रोटेस्टेंट था और उसकी किसी भी कैथोलिक लड़की से शादी नहीं हुई थी। आज की हमारी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लिटरेचर को लेकर के। इस एज का नाम अगस्टन एज इसीलिए ही पड़ता है, मैंने आपको बताया था कल कि यहां के जो राइटर्स थे उनका यह मानना था कि वो ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करेंगे जो कि किसके टाइम का है, अगस्टस सीजर का। अगस्टस सीजर रोम के दौरान जब शासक थे, रोम के जो है शासक थे, तो उस समय उनके दौरान जो भी राइटर्स वहां पर आए उन्होंने जैसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया, यहां के राइटर्स का मानना था कि हम भी वैसा ही लिटरेचर प्रोड्यूस करेंगे। और यहीं पर आते हैं इस एज के जो सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर हैं अलेक्जेंडर पोप, और अलेक्जेंडर पोप की मास्टरपीस रेप ऑफ द लॉक के अलावा भी उन्हें बहुत सारी चीजों को कंपोज किया और लिखा। अलेक्जेंडर पोप कहे जाते हैं दैट ही इज द परफेक्शनिस्ट ऑफ हेरोइक कपलेट। एक थोड़ा सा डिफरेंस है जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के परफेक्शनिस्ट में, वो मैं आपको बताता चलता हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ड्राइडन का जो हेरोइक कपलेट है, ड्राइडन के हेरोइक कपलेट में सीजरा, समझ रहे हैं, सीजरा जो होता है जिसे हम पॉज कहते हैं, ये मिडिल पॉज नहीं होता है, वो पॉज होता है, वो क्या है, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता है। जबकि पोप के जो हेरोइक कपलेट हैं उनका जो सीजरा है, सीजरा यानी कि जो पॉज है वो फिक्स होता है, यानी वो एक सर्टेन जगह पर ही आता है। अब यहां पर हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से राइटर्स हैं। मेनली हम बात करेंगे आपसे अलेक्जेंडर पोप को लेकर के, उसके बाद जो भी ऑथर्स हैं अगस्टन एज में उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, द ओरिजिनल अगस्टन एज वॉज द ब्रिलियंट लिटरेरी पीरियड ऑफ वर्जिल, होरेस एंड ओविड। यानी समझ रहे हैं कि जो ओरिजिनल अगस्टन एज थी वो कब की थी, यानी ये रोमन कॉन्सेप्ट है, ये रोमन्स की जो है एज थी, और किसके टाइम पर, अगस्टस सीजर के टाइम पर। अब आप समझिए कि अगस्टस नाम अगर वास्तव में कोई रहा होगा माइथोलॉजी में तो कितना पॉपुलर रहा होगा, हर जगह हमको मिल जाते हैं। सेंट अगस्टीन अगस्टस के नाम से, अगस्टस सीजर अगस्टस के नाम से, इवन इंडिया में भी ऋषि अगस्त्य, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, यानी यहां पर भी थे ऋषि अगस्त, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने गिलहरी के बच्चों को बचाने के लिए, गिलहरी शायद या कोई पक्षी था होगा, ठीक है, उसके बच्चे के अंडों को बचाने के लिए या अंडों को बचाने के लिए उन्होंने पूरे समुद्र को ही क्या किया, निगल लिया। ऐसे ऐसे वीर रहे हैं माइथोलॉजी में। अब यहां पर बात हो रही किसकी, कि यानी ये जो टाइम पीरियड था, लिटरेरी पीरियड, वो किसके टाइम पर, वर्जिल का नाम आपको मैंने बताया है एनीड, जो कि कैसी है, एपिक है, और एपिक में भी कैसी, सेकेंडरी एपिक वो है। होरेस का नाम आस पोएटिका, होरेसियन ओड भी इन्हीं से ही चलता है,
होरेशियन ओड भी इन्हीं के नाम से चलता है। ओविड एक बहुत बड़े रोमन राइटर, और ओविड का कौन सा वर्क है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इसका मतलब क्या है? विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, मेटामॉर्फोसिस। और इसका रेफरेंस द वेस्टलैंड में भी है। वहां पर भी क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वेस्टलैंड, तो वहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से वो जो लड़की सज रही है। गेम ऑफ चेस में क्या हो रहा है कि एक लड़की बैठी हुई है और वो मेकअप कर रही है। मेकअप में उसे अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है कि कैसे यहां का जो है इत्र आया हुआ है, यहां पर यहां ये चीजें हैं, ठीक है, यहां पर ये तेल भरा हुआ है, इस तरीके से। और उसके बाद वहीं पर एक जो है फोटो भी लगी हुई है, एक फोटो लगी हुई है जो कि ओविड के मेटामॉर्फोसिस की जो कहानी है उसको लेकर के है। ओविड की मेटामॉर्फोसिस की कहानी, जहां पर दो बहनें हैं, एक का नाम फिलोमेल है और वहां पर लाइन भी लिखी हुई है चेंज ऑफ फिलोमेल। वो जो पेंटिंग लगी हुई द वेस्टलैंड में, उसका नाम क्या है? चेंज ऑफ फिलोमेल। और दूसरी जो बहन उसकी है, उसका नाम है प्रोक्नी। फिलोमेल और प्रोक्नी किंग हैं कौन? टेरेस। फिलोमेल, प्रोक्नी और टेरेस। टेरेस जो किंग हैं, उन्होंने अपनी वाइफ की बहन फिलोमेल को रेप करना चाहा और रेप किया भी। उसके बाद क्या होते हैं, उसकी जीभ भी काट दी जाती है इस वजह से कि वो अपनी बातों को बता ना सके। कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगा जब वेस्टलैंड पर आऊंगा तब। अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ओविड के नाम पर मेटामॉर्फोसिस को बताया कि ये उनका फेमस वर्क है। और आप ये याद रखिएगा कि एक बहुत फेमस नॉवेल भी है मेटामॉर्फोसिस के नाम से, और वो किसकी है? फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का की बहुत फेमस नॉवेल भी है मेटामॉर्फोसिस के नाम से, और लगभग यूजीसी में इससे क्वेश्चन भी आता है। इसलिए आपको ये नॉवेल जो है उसको पढ़ना भी चाहिए। फ्रांज काफ्का की मेटामॉर्फोसिस एब्सर्ड थिएटर का ही एक टाइप। ऐसा कुछ दिखाया जाना लिटरेचर में जो क्या था, बिल्कुल ही शॉकिंग था। सरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। सरियलिज्म इज अ पोर्टमोंटी वर्ड, ठीक है। और कौन कौन? सुपर और रियलिज्म, यानी अब क्या है, रियलिज्म से भी ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं, यथार्थवाद से भी परे अति यथार्थवाद। एक आदमी है ग्रेगर सामसा, शायद उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा क्लियर। वो क्या होता है, वो सुबह उठता है और अपने आप को पाता है कि वो एक अजीब से जानवर में बदल गया है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही चेंज होता है। तो वो कहानी उसमें है, आप उसको पढ़िए, या हमें कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर बनाएंगे उस पर वीडियो। अब आइए इस पे चलते हैं। अंडर रोमन एम्परर अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर और इनका टाइम पीरियड क्या था, देखिए 27 बीसी से 14 एडी। 27 बीसी से लेकर के 14 एडी, यानी इनका जो रूलिंग टाइम रहा होगा कितना रहा होगा? 27 आप उधर जोड़ लीजिए, 14 ये। समझ रहे हैं कितने साल हो गए? 41 ईयर तक ये क्या करते हैं, रूल करते हैं। कहां पे? रोम में। अगस्टस सीजर्स मेमोरेबल कोट इज, ठीक है, क्या है उनकी मेमोरेबल कोट? आई फाउंड, मैंने पाया, किसको? रोम को, अ सिटी ऑफ ब्रिक्स, यानी एक ऐसा शहर कैसा है जो ईंटों का शहर, एंड लेफ्ट इट अ सिटी ऑफ मार्बल, और इसे छोड़ा कैसे? अ सिटी ऑफ मार्बल की तरीके से। और यही बात किसके लिए की गई है? ड्राइडन को लेकर के। ही फाउंड इंग्लिश एज अ ब्रिक एंड लेफ्ट इट अ मार्बल। ये वहीं से ही, लेकिन वही का उसी का ही इल्यूजन है। अब आगे देखिए, द राइटर्स ऑफ द अगस्टन एज, इस एज के जो राइटर्स थे इन इंग्लैंड, ड्रू द पैरेलल्स टू द रोमन अगस्टस, यानी कि जो रोमन है उनके अगस्टस, यानी अगस्टस सीजर का जो, ठीक है, टाइम पे लिटरेचर है, उसी टाइप का लिटरेचर हम प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा उनका मानना था। अब आगे देखिए, दे इमिटेटेड दीज एंशियंट्स, उन्होंने क्या किया? इनकी नकल की। ड्यूरिंग दिस एज, इस एज में क्वीन एन 1702 टू 1707 वहां तक वो रूल करती हैं। फिर उसके बाद किंग जॉर्ज 1714 टू 1727, यहां पे एक टाइम और है 1707 से लेकर के 1714 तक फिर से वो। उसके बाद किंग जॉर्ज 1714 टू 1727 एंड किंग जॉर्ज सेकंड, जो कि 1727 टू 1760 तक इंग्लैंड पर रूल करते हैं।
तो आइए अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑथर्स हैं इस एज में। राइटर्स, द लीडिंग राइटर्स ऑफ दिस एज वर अलेक्जेंडर पोप। पहला नाम जो है जिनके नाम पर ही किसको क्या कहा जाता है, एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप। और दूसरे कौन से हैं, देखिए जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर स्टिवेल्स, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। इस एज के जो लिटरेचर है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया जहां पर सटायर एक डोमिनेंट फॉर्म था। यानी आप देखेंगे रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप जिसके लिए जाने जाते हैं, वो भी क्या एक सटायर है। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर स्टिवेल्स एक बहुत बड़ा सटायर है। उसके बाद जोसेफ एडिसन, इन्होंने सटायर किसके जरिए किया, अपने पीरियोडिकल्स के जरिए। पीरियोडिकल्स वही, ठीक है, जो अल्टरनेट डेज पर या कोई कोई डेली पब्लिश होते थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आयरनी, ह्यूमर और सटायर का इस्तेमाल करके उस समय की जो सोसाइटी थी इंग्लैंड की उसको क्रिटिसाइज किया, उसको सटराइज किया। और लास्ट में नाम है रिचर्ड स्टील का, दोनों साथ में थे, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, स्पेक्टेटर। इस तरीके के इन्होंने पीरियोडिकल्स को निकाला। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल पोएट्स पे आते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले पोएट कौन है। तो ये है अलेक्जेंडर पोप, 1688 टू 1744। अब आप समझिए अलेक्जेंडर पोप का नाम इतना क्यों फेमस है। अलेक्जेंडर पोप के बारे में यह बात फेमस है कि वो बहुत छोटे हाइट के थे। और छोटे हाइट के क्यों थे, क्योंकि उनकी स्पाइन में यानी उनकी रीढ़ की हड्डी में क्या हो गया था, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस, TUBERCULOSIS। और इसके कारण उनकी जो ग्रोथ है यानी जो हाइट की ग्रोथ है वो परमानेंटली रुक गई। हंचबैक हो चुके थे, ये कुबर निकल गया था इनको, और इनकी हाइट एकदम से छोटी थी। और इस वजह से कोई इनको आप कह सकते हैं बहुत प्यार नहीं करता था। प्यार करने का मतलब जैसे कैसे कि एक बार इन्होंने एक जो है लड़की को प्रपोज किया, लड़की को प्रपोज किया, वो एक एक्टर थी शायद, और उसने इनके प्रपोजल को हां या ना में नहीं बदला, हां या ना उसे नहीं कहा, उसने सिर्फ इनको उठा करके एक टेबल पे रख दिया। उसने कहा अब बताओ क्या कह रहे हो। अब सोचिए ये आप रिजेक्शन हो जाए, एक्सेप्टेंस हो जाए, वो तो चलिए एक बात की बात है, लेकिन ये इंसल्ट थी, ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी कि आप किसी की जो है सेंटिमेंट से खेल रही हैं। और पूरा का पूरा बदला अलेक्जेंडर पोप ने लिया रेप ऑफ द लॉक में। सारा बता के रखा कि ये जो लड़कियां होती हैं जो इस तरीके का काम है वो चुड़ैल इस टाइप की बनती हैं, वो फला चुड़ैल बनती हैं। बेलिंडा की इतनी ज्यादा उन्होंने जो है मतलब वहां पे धज्जियां उड़ा करके रख दी। और ये जो इनकी पोयम थी वो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित थी। और आपकी बातें आपको बताते हैं इनके बारे में बातें क्या हैं कि ये एक कैथोलिक थे। अलेक्जेंडर पोप एक कैथोलिक थे, और उस समय मैं आपको बता भी चुका हूं बहुत सारी बातें कैथोलिक्स को लेकर के कि उनकी जो हालत थी उससे क्या होता है कि इनकी कोई बहुत ठीक है बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन नहीं होती है। ये बेचारे घर पर ही पढ़ते हैं, उनकी आंट इनको पढ़ाती हैं, और घर पर ही रहकर के इन्होंने बहुत सारी भाषाओं को सीखा। ग्रीक, इंग्लिश तो जानते ही थे, फ्रेंच, लैटिन, इन सारी भाषाओं को सीखा। और ये शायद उनकी लाइफ की ही बात रही होगी, उनकी जिंदगी की ही बातें रही होंगी, जिसके कारण इतना ज्यादा उनकी जो पोएम्स हैं वो सटायर से भरी हुई हैं। ये परमानेंट फीलिंग है ना कि जब किसी के लाइफ में ऐसी कुछ चीजें बीतती हैं तो क्या होता है, वो इस तरीके से सटायरिस्ट हो ही जाता है। हम लोग सीनियर के बारे में एक लोग बताते हैं कि वो बेचारे सांवले थे, और क्या हुआ कि उनके सांवलेपन के कारण वो हमेशा बताया करते थे कि मैं इतना सांवला था, या आप कह सकते हैं काला था, कि मेरे माँ बाप या कोई मेरे जो रिलेटिव थे वो मुझे खिलाते नहीं थे गोद में। और उसके बाद वो जब बड़े हुए यहां पर आए, यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किए, तो जिस लड़की से बात करते तो लड़की पहले तो बात करती कि उन पढ़ने में होशियार थे, लेकिन जैसा भी बेचारे थोड़ा इमोशनल होते वो लड़की तुरंत जो है बैकफुट पे चली जाती, पीछे हो जाती। वो उसको लगता है कि कहां मैं इस काले इंसान से मैं शादी कर पाऊंगी, कैसे मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे, स्टेटस सिंबल की बात थी, लोगों ने मना किया। फाइनली उनका चयन हो गया, पीसीएस हो गए वो। और उसके बाद उस समय वर्तमान में जिस लड़की से बात कर रहे थे वो अपने पिता को लेकर के इनके घर पे आ गई। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा आप तो डायरेक्टली नहीं कह पा रहे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप तो रिश्ता आ ही रहा होगा बहुत सारा। तो उन्होंने कहा भाई गांव की तरफ थे, हमारी तरफ के ही। तो
तो उन्होंने बड़ी अवधि में अच्छी भाषा में कहा, चाचा रिश्तवा पहले हमारे लिए भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता है, रिश्तवा वही नौकरी के लिए आता है। और बेचारे इतना कहना था कि वो खुद ही जो है थोड़ी देर में उठ करके अपनी बेटी को लेकर के चले गए। तो बड़े ही हंसमुख इंसान है, हालांकि अब वो उनका प्रमोशन भी हो गया है और शाम को हारमोनियम लेकर के बैठ जाते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे सुंदर हो गए हैं, तो उनको ये डर नहीं लगता कि हाँ जो मेरे साथ हुआ वो इनके भी साथ होगा। तो यही हालत यहां अलेक्जेंडर पोप की भी है। पोप बेचारा क्या करता बताइए, या तो आप उस जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए या तो रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन अब वो महिला उठाकर इनको कहां पे बैठा दी, टेबल पे। अब बताओ, मतलब छोटा सा बच्चा है, वो छोटा बच्चा थोड़ी ना था, वो सबका बाप निकला, उसने दिखा दिया रेप ऑफ द लॉक में कि वो क्या चीज है, बताया पूरा इनको लेकर के, कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो कि आज की जो कंटेम्प्रेरी इस समय की जो एक गर्ल्स का जो रिएक्शन है वो उनके ऊपर एकदम बिल्कुल अप्लाई होता है। मतलब सबका नहीं, मतलब मैं बातें कर रहा हूं कि मतलब लग ही जाता है सब पे। देखिए क्या है, ड्यू टू हिज रिलीजियस एफिलिएशन एज अ कैथोलिक, पोप वाज डिनाइड पब्लिक एजुकेशन, यानी कि इनको सार्वजनिक एजुकेशन नहीं मिली। और क्यों? क्योंकि एक कैथोलिक थे ये। एंड एंट्री इनटू द यूनिवर्सिटी, क्या हुआ, इनको यूनिवर्सिटी में भी एंटर नहीं करने दिया गया इसी वजह से। ही वाज टॉट टू रीड बाय हिज आंट एंड ही लर्नड बाय टीचिंग हिमसेल्फ लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच एंड इटालियन। अब आप सोचिए कि वो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान खुद से ही दे रहे हैं, थोड़ा बहुत उनकी आंट ने सिखाया और उन्होंने खुद को सिखाया। ये होते हैं सब सच्चे जो है, मतलब लोग ये रोना नहीं रो रहे थे कि हमारे पास अभाव था, हमको ये काम था, हमको वो करना था, नहीं। या तो आप लाइफ में 2 चीजें चुन लीजिए, या तो बहाने या तो अपनी सफलताएं। और अगर आप बार बार बहाना बनाते हैं किसी बात को लेकर के तो वो फेयर नहीं है, क्योंकि आपको अपनी हुनर दिखाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। जरूरी भी है थोड़ा बहुत, अगर आप फेल हुए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर से उठने का ही नाम जिंदगी है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन हमेशा आप ये याद रखिए कि कभी भी आपको एक्सक्यूजेस पाल करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिए जिंदगी में तो फिर आपकी जिंदगी एक्सक्यूज पे ही चलती है। ये हो गया, कट ऑफ ऐसे चली गई, ओवरलैप कर गए, ये हो गया, तो फिर आप बार बार बहाना ही बनाएंगे लाइफ में। इसलिए चुपचाप काम करना चाहिए। वो एक फेमस स्टेटमेंट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। सही बात है कि जब भी आप मेहनत करें तो ये बहुत एक ऐसी चीज होती है ना जिसको दिखा के नहीं किया जाता, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। सफलता शोर मचाएगी ना, ये मुंह क्यों शोर मचाए। और आप लाइफ में 2 चीजें चुनेंगे, 2 में से एक, या तो बहाने या तो हार्ड वर्क। और जो हार्ड वर्क करता है उसे बहाने नहीं चुनने पड़ते कभी भी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जिस कॉलेज में हूं, मैं आपको बताता हूं आज आपकी कहानी, मतलब उसकी कहानी कॉलेज की। वहां पर मैं देखता हूं कि 11वीं में लड़कियां 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर साइकिल चला करके आती हैं और पूरा भीगा हुआ है एकदम से कपड़ा, पसीना पसीना, गर्मी में आज के टाइम पर। और वो लड़कियां वो पढ़ने में भी उतनी ही अच्छी हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स एनसीसी हमारे यहां पे, उसमें भी उतनी ही अच्छी हैं। उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूज के लिए उनकी जिंदगी बनी ही नहीं है। उस सिल्वर स्पून के साथ नहीं पैदा हुई हैं। वो अपना फ्यूचर लिखेंगी अपनी मेहनत के दम पर, और होना भी चाहिए यही। नहीं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं सफलता के लिए ना, और सफलता अगर ऐसे मिले तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कभी जीवन में। या फिर आपका हो सकता है वो लेवल भी वही हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस सफलता का जो मजा है, जिस दिन वो लड़की, भगवान करे कि वो बेहतर करे अपनी लाइफ में, और हम लोग जितना पढ़ पाएगा हम लोग करेंगे, करते भी हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सफल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर इनको सफल नहीं होने दिया गया तो ये एक इनजस्टिस होगा सोसाइटी के प्रति, कंट्री के प्रति। बच्चियां हैं, पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं, एक दिन नहीं आती, मैं पूछता हूं फोन करके, मतलब फोन नहीं करता, हाँ कि क्या हुआ था बेटा, क्यों नहीं आते, अगले दिन क्लास में सर खेत में पानी लगाए थे, धान में नहीं आ पाए, लेकिन अगले दिन परफॉर्मेंस वही। क्या एक्सक्यूज है लाइफ में, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानेंगे तो है प्रॉब्लम। मैं भी कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाता हूं कि क्या जिंदगी है, सुबह से उठना, भागना, इतने बजे उठ जाता हूं सुबह,
4:30-5 बजे उठ जाना, उसके बाद फिर भागना इतना दूर जाकर के, 100 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज, 100 किलोमीटर फिर आना वापस, फिर आकर के यहां पर पढ़ाना। लेकिन एक लाइन याद है, फाउंटेन, 9th में मैंने पढ़ा था, अपवर्ड इज डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। बहुत प्यारी लाइन है, मुझे हमेशा के लिए एक सीख मिल गई अपनी जिंदगी में, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। फाउंटेन कहता है चाहे अपवर्ड या डाउन, मोशन दाई रेस्ट, तुम्हारी गति ही तुम्हारा आराम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, उसको हरिवंश राय बच्चन ने ट्रांसलिटरेट किया हुआ है हिंदी में। ट्रांसलिटरेट करने का मतलब कि इसेंस को लेकर के जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, उसमें उन्होंने कहा है, लास्ट जो 4 लाइनें हैं उन्हीं को उन्होंने ट्रांसलेटेड किया है और कहते हैं, सहज सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु ये जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अब आप सोचिए, रेस्ट क्या है लाइफ में? एक मूक निमंत्रण है, दिस इज अ साइलेंट इन्विटेशन। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। और ऐसे हुआ, जो लोग महान हुए इस दुनिया में, इनको हम आज जानते हैं, इनको हम क्लेम करते हैं हर चीज के लिए, मिसाल देते हैं उनकी, उन्होंने ऐसे ही किया। ये देश, ये दुनिया उन्हीं के ही बलबूते पे चली। आइए देखते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड ही वॉज स्ट्रक बाई ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी क्या हुआ, बचपन से ही वो ट्यूबरक्यूलोसिस में, उनको क्या हुआ, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, एंड ऑफ द स्पाइन दैट लेफ्ट हिम हंचबैक्ड, जिसकी वजह से वो क्या हुए, कुबर निकल गया उनको, हंचबैक्ड, एंड हिज ग्रोथ परमानेंटली स्टंटेड, और उनकी जो ग्रोथ है वो परमानेंटली स्टंट हो गई, रुक गई हमेशा के लिए, ड्यू टू हिज इल हेल्थ, और उनकी इस हेल्थ कारण पोप क्या हुआ, कंसंट्रेटेड ऑन हिज स्टडीज। अब आप समझिए, मजबूरी में कर रहे हैं पढ़ाई को, ठीक है, स्टडीज, एंड स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूरी में हथियार नहीं उठा रहे हैं कि हम बन गए दंगाई या इस तरीके के हुए क्योंकि हमारे साथ स्थिति ऐसी थी। नहीं, हर चीज का तरीका हिंसा नहीं होता है। आज की जो हिंसा फैली हुई है देश में, ये बहुत गलत मैसेज है। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों में, बहुत फेमस शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। अब आप समझिए, ये बहुत बड़ी लाइन है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। छोटी सी आज गलती करेंगे आप, दंगे, राइट्स, मणिपुर इंसिडेंट, आगे चलकर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होगा इनका, कहां जा रहे हैं हम लेकर के इस कंट्री को, नफरत, हिंसा, ये सब पूरे अमन भाईचारा, इतनी कैमराडेरी को हम तोड़ते चले जा रहे हैं, और इसका खामियाजा आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, और हम भी भुगतेंगे, हमारा भी समय आ रहा है, आया ही है बल्कि। अब आगे देखिए, राइटिंग पोएट्री अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग के हिसाब से क्या है, ऑफ सटायरिक एंड डायडेक्टिक वर्स। सटायरिक और डायडेक्टिक, डायडेक्टिक मतलब क्या है कि जो आपको सिखाए कुछ, वर्स, पोप वाज द अनडिस्प्यूटेड मास्टर, यानी पोप क्या थे, वो अनडिस्प्यूटेड मास्टर थे। अब क्या देख रही है, ड्यूरिंग द पब्लिकेशन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इन 1712 पोप वाज ओनली 24 ईयर्स ओल्ड, 24 साल के थे महज, तभी उन्होंने इस मॉक एपिक को लिखा। अबाउट हिम वॉल्टेयर, जो कि कहां के थे, फ्रांस के, रिमार्क दैट द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड, क्या है, द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड, एंड एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, ऑफ ऑल द वर्ल्ड, आज के जमाने में पूरी दुनिया के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्रिटिक का, जिन्होंने इनके बारे में कहा है, इफ पोप इज नॉट अ पोएट then where can be poetry, then where can be poetry found। और फेमस मेरे ख्याल से अर्नल्ड का है ये, तो उन्होंने ऐसा कहा इनके बारे में, he imitated Horace and was called perfectionist of heroic couplet। इन्होंने किसको इमिटेट किया, होरेस को इमिटेट किया। एक छोटा सा ये भी एक है फैक्ट कि इन्होंने सर आइजक न्यूटन यानी कि आप जानते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ मोशंस को लेकर के, उनके लिए उन्होंने एक एपिटाफ को भी लिखा। एपिटाफ जानते हैं ना, जो टूम पर लिखा जाता है, यानी कि
जो मकबरा होता है, ग्रेव जो होती है, उस पर जो लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं, उन्होंने लिखा उस पे नेचर एंड नेचर्स लॉज ले हिड इन नाइट, कि नेचर और नेचर के जो लॉज थे, ठीक है, जो नियम थे, ले हिड इन नाइट, वो छिपे थे रात में। गॉड सेड लेट न्यूटन बी, गॉड सेड लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट, और हर जगह क्या हुआ, लाइट हो गई, यानी सारी चीजें बाहर आ गई न्यूटन के आने से, ऐसा कहा गया। अब आगे देखिए मेजर पोएम्स कौन कौन सी हैं अलेक्जेंडर पोप की। सबसे पहला है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये सारे नाम की सिर्फ ऐसे हैं, बाकी हैं सारी क्या ये पोएम ही हैं। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, इट इज अ मॉक एपिक। मॉक एपिक क्या होती है, ये एक पैरोडी है। पैरोडी का मतलब क्या होता है, नकल, और नकल किसकी, एपिक की, नकल किसकी, एपिक की। अब देखिए किस तरीके से है ये मॉक एपिक, मैं आपको समझाता हूं, इसकी स्टोरी थोड़ी सी बताता हूं। होता यह है कि यहां पर पोप ने उस समय का जो एक मैनरिज्म था, एक सोफिस्टिकेशन था, अपर क्लास रिच गर्ल्स को लेकर के, उसको यहां पे दिखाया हुआ है। और क्या है वो ये होता है कि बेलिंडा, बेलिंडा नाम दिया उन्होंने। ये जो कहानी है रेप ऑफ द लॉक का मतलब यहां पे रेप से नहीं है, रेप का मतलब यहां पे कटना है, कट। ऑफ द लॉक का मतलब क्या होता है, ताला नहीं है, बल्कि ये हेयर होते हैं, बाल। महिलाओं के थोड़े से बाल क्या होते हैं, आगे जो है लटके रहते हैं, तो उनको हम लॉक कहते हैं। तो बालों के कटने को लेकर के है, नाम क्या दिया गया, रेप ऑफ द लॉक। अब आप समझिए कितना बड़ा नाम दिया पोप ने, लेकिन इंसिडेंट पे, एक ट्रिवियल इंसिडेंट पर, तुच्छ इंसिडेंट पर यह पोयम आधारित है। और वो क्या है, बेलिंडा मैडम के बालों के कटने को लेकर के हुआ क्या है। अब आप समझिए कि बेलिंडा मैडम जो कि सोई हुई हैं, बहुत देर हो गया है, करीब 11-12, जिस तरीके से हम देखते हैं अपर क्लास रिच क्लास में होता ही है कि आराम से इतना बचता रहता, कोई बात नहीं, 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, बच्चों की भीड़ आके मेरे सर पे रो रही है, वो पति का गाना है, बेचारा बड़ा परेशान है। तो अब वही हुआ, बेलिंडा मैडम का अलार्म बज चुका है कई बार और वो उठी नहीं है, और फाइनली क्या होता है कि चप्पल से मार करके अलार्म को तोड़ देती हैं। और फिर क्या होता है कि बाद में इनका कुत्ता, लैप डॉग, इनका कुत्ता नहीं बल्कि कहेंगे लैप डॉग कहेंगे, लैप डॉग आते हैं, इनका नाम है सॉक। सॉक, सॉक जो है वो आते हैं और वो जो है बेलिंडा के गालों को जो है लिक करते हैं, अपने जो है जीभ से चाटते हैं, और बेलिंडा मैडम की नींद खुल जाती है। अब आप सोचिए कि जो इंसानों को यानी आदमियों को नहीं जो है नियामत है वो कुत्तों को मिल रहा है, कोई बात नहीं है, कुत्ता नहीं कहेंगे, लैप डॉग कहेंगे, सॉरी मैं बार बार कुत्ता कह देता हूं, यहाँ पे तो मार हो जाती है कुत्ता कहने पर। तो अब क्या हुआ कि वो लैप डॉग यानी सॉक महोदय आते हैं, इनके गालों को जो है चाटते हैं और उठती हैं, और सबसे पहले वो जा करके अपने आप को मेकअप के सामने, मेकअप का जो मिरर है उसके सामने खड़ा करती हैं और अपने रूप को निहारती हैं काफी। अच्छा, इससे पहले सोने में ही क्या हुआ है कि उनका एक गार्ड है, एक गार्जियन है, गार्डियन है, उसका नाम एरियल है। एरियल, आप इसको एक स्पिरिट की तरीके समझिए, आत्मा के तरीके से। एरियल इनको रात में ही आगाह कर दिया कि मैडम आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है, आपको सावधान रहना चाहिए। और ये सुबह सुबह का ही सपना था, लेकिन बेलिंडा मैडम इस सपने को भूल गई हैं, क्योंकि उठते उन्होंने अपने आप को मेकअप में उलझा दिया है, और मेकअप के साथ साथ इन्होंने क्या किया हुआ है, वहां पर जो प्रेम पत्र आए हैं इनको पढ़ने चली गई हैं, पढ़ रही हैं उनको। अभी उन्होंने अपने बढ़िया सा डेकोरेट किया, मेकअप किया, और उसके बाद जैसे योद्धा पहले एपिक पोयम में क्या करता था, वो ये जो है ओशियंस को पार करता था, महासागरों को पार करके, सागरों को पार करके वो लड़ने जाता था। ये मैडम टेम्स नदी पार कर रही हैं, समझ रहे हैं, ये मैडम टेम्स नदी को पार कर रही हैं नाव पर, और टेम्स नदी का जो ब्रिज है, पुल है, वहां पर लोग खड़े हुए हैं, बेलिंडा मैडम को निहार रहे हैं, और उनके इस निहारने को लेकर के मैडम ने थोड़ा सा स्माइल उनकी तरफ देख करके कर दिया। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ये लाइन वही हाइपरबोली की कि मुस्कुराई और सारी दुनिया प्रसन्न हो गई। तो ऐसी ही बात थी, बेलिंडा मैडम जाती हैं जहां पर पहले से ही ताश का गेम भी फ्रेंची है, ठीक है, कार्ड गेम जो होता है वो फ्रांस का ही है। तो कार्ड गेम के लिए पार्टी सज गई, आज जो है कार्ड गेम होगा वहां पर, और उसी में एक है कौन, बायरन।
समझ रहे हैं? इन्होंने आज पहले से इरादा कर लिया है कि आज तो बेलिंडा के बाल काट के ही रहूंगा, और इसके लिए उसने बहुत सारी प्रेयर सुबह से ही की है। गया जो है लेटे हनुमान जी मंदिर गया, उसके बाद मनकामेश्वर गया, इसके बाद सिविल लाइंस में आया, हर जगह गया मनाने के लिए भगवान को। भगवान आज बस एक बार मौका दिला दो कि आज हम क्या करें, इनके बाल काट दें। और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किया उसने, कुर्बानी दी इस बात को लेकर के। और होता है, गेम शुरू हो जाता है, कार्ड गेम चल रहा है, बेलिंडा मैडम एक के बाद एक ताश फेंके पड़ी हुई हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि जब फिर थोड़ा सा ब्रेक देकर के कॉफी पी जाती है, कॉफी का कल्चर भी उसी समय आता, कॉफी हाउसेस का चलन। उसके बाद फिर ये होता है कि बेलिंडा मैडम जो हैं वो बैठी हुई हैं, ताश खेल रही हैं, और ये जो बायरन है उसने क्या किया, उसने चुपके से उनके बालों को काट ही लिया, काट लेता है। और उसी समय अम्ब्रियल नाम का क्या है, एक जिनोम है। जिनोम आप समझिए क्या, ये बौने होते हैं, स्पिरिट आप समझिए। वो गया जो है भाग करके तुरंत से अंडरवर्ल्ड में, और बोरी बोरी भर भर करके आंसू और ये सब चीजें लेकर के आया, और सब लाके पलट दिया बेलिंडा मैडम के ऊपर कि रो, अब तुम्हारे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, तुम्हारे बाल काट दिए गए हैं। और ये घटना जो है ना, इतना तो इजराइल जो है गाजा पे जब अटैक करता है तब उतनी स्थिति बुरी नहीं होती जितना अब हो गई है, और तुमको तो रो रो करके बुरा हाल कर देना है। बेलिंडा मैडम लगी जो है परेशान होने, युद्ध छिड़ गया, बायरन की टीम एक तरफ ये, और युद्ध हो रहा किससे, ऑलपिन से, इयरिंग से। क्लैरिसा मैडम एक हैं, वो अभी तक बायरन के साथ में थी और इन्होंने ही मदद की थी। आप समझ लीजिए, सारी सेटिंग लड़कियां ही कराती हैं सब मामले में। अब वो क्या कर रही हैं, वो भी इनकी टीम में आ गई, बेलिंडा की टीम में, और अब लड़ाई हो रही है। गुस्से से देख लिया जा रहा है, मर जा रहा है आदमी अगले सामने वाला, फिर हंसने लग रही हैं, फिर से वो जिंदा हो जा रहा है। इस तरीके का युद्ध चलता, लग रहा था कि ये युद्ध जो है महाभारत के, कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी ज्यादा, समझ रहे हैं, उससे भी ज्यादा जो है बड़ा होने वाला है। ये ट्रॉय से बड़ा युद्ध होता। फाइनली जो है ये होता है कि इंटरवेन करते हैं इसमें गॉड, और वो स्पिरिट, वो जो है बाल जो है वो जो है उड़ करके वो तारा बन जाता है आसमान में जाकर के। तो ऐसी है ये कहानी। ये 5 मेरे ख्याल से कैंटोज में डिवाइडेड है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए तब तक। अब चलिए, रेप ऑफ द लॉक हो गया। अगली पोयम है इनकी द डंसियार्ड। कौन सी है, द डंसियार्ड, एसे ऑन मैन। अगली पोयम मोरल एसे ये है। और अगला कौन सा है, द एन एपिसल टू डॉक्टर अर्बथनॉट। मैंने आपको बताया था, इन दिस पोयम ही हैज सैटिराइज्ड जोसेफ एडिसन। उन्होंने किसको जो है क्रिटिसाइज किया है, जोसेफ एडिसन को, बाय द नेम ऑफ एटिकस। किस नाम से, एटिकस के नाम से। अब आगे देखिए, और अगला कौन सा है, एलिजी ऑन द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। अब द रेप ऑफ द लॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक जो है रियल इंसिडेंट पर आधारित घटना थी। क्या है देखिए, इट इज अ मॉक एपिक बेस्ड ऑन एन एक्चुअल इंसिडेंट हैपेंड विद अराबेला फर्मर। अराबेला फर्मर के साथ में, एंड हर शूटर लॉर्ड पीटर। और उनके शूटर कौन, लॉर्ड पीटर। ये गोली मारने जो शूटर नहीं, वो वाले शूटर हैं। पोप्स फ्रेंड जॉन कैरल रिकाउंटेड द स्टोरी। पोप के जो फ्रेंड हैं जॉन कैरल, उन्होंने ये कहानी इनको बताई। द हेरोइन ऑफ द पोयम इज बेलिंडा। इस हीरोइन कौन है पोयम की, वो है बेलिंडा। हुज हेयर वाज कट बाई, सॉरी ड्राइडन नहीं है यहाँ पे, ये गलती है, इसके द्वारा बायरन के द्वारा। कौन काटता है, बायरन। यहां पर असल में बाल कौन काटा हुआ था, वो लॉर्ड पीटर थे। आगे बढ़ते हैं, अगले राइटर हैं मैथ्यू प्रायर। देखिए, अ पोएट एंड डिप्लोमेट ऑल्सो इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू पीरियोडिकल द एग्जामिनर। एग्जामिनर भी एक पीरियोडिकल था, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन था। हिज वर्क द कंट्री माउस एंड द सिटी माउस। ये क्या है, कंट्री माउस एंड सिटी माउस इज अ पैरोडी। ये क्या है, पैरोडी है, नकल है किसकी, ऑफ ड्राइडेंस द हिंद एंड द पैंथर। यानी उन्होंने क्या किया, इसका मजाक उड़ाया हुआ है, द हिंद एंड द पैंथर का। कहां पर, द कंट्री माउस एंड सिटी माउस में। जॉन गे अगले राइटर, हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेचर इज हिज बैलड ऑपेरा द बेगर्स
ऑपेरा रिटन इन 1728, जो कि लिखा गया था 1728 में। अगले राइटर हैं एंथनी एस्ली कूपर, एंथोनी एस्ली कूपर। और ये कौन से हैं? द थर्ड अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी। ये वाले शाफ्ट्सबरी नहीं, वो फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी थे, ये थर्ड अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी हैं, ठीक है। वाज ट्यूटर्ड बाय जॉन लॉक, और इनको किसने ट्यूटर किया था, पढ़ाया था? जॉन लॉक। इनके बारे में आपको बता चुका हूं। हु गेव द थियरी ऑफ टेबुला रसा, जिसका मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड। अब आगे देखिए, इन 1711, 1711 में he published his earlier writings under the title क्या है? Characteristics of Men, Manners, Opinion, Times। इस नाम से उन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की स्पेशली आपको कि किस तरीके का लिटरेचर स्पेशली पोयम में प्रोड्यूस हुआ यहां पर अगस्टन एज में, और हमने आपसे बात की अलेक्जेंडर पोप को लेकर के खास करके। इसके बाद आने वाली जो हमारी क्लास होगी, कल की क्लास में हम आपसे बात करेंगे प्रोज को लेकर के, कि प्रोज को लेकर के इस एज में कितनी एडवांसमेंट होती है और कौन कौन से राइटर्स आते हैं। प्रोज का मतलब मेरे कहने से नॉवेल्स का भी है। तो मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हैव अ गुड डे।